माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा मैं आप लोगों को प्रतिदिन अवगत कराता हूं कि हमारा एक वीडियो पर डे शाम को आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम आपको डालते हैं कंपटीशन बेस पे। वो चाहे आपका लोअर सबऑर्डिनेट हो, यूपीपीसीएस हो या वनडे कंपटीशन से संबंधित कोई भी हो, तमाम ऐसे अब वैकेंसियां आ रही है जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, जिसमें मुख्य रूप से जीएस से संबंधित ज़्यादा विशेषकर होगा। और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होते रहें। तो इस तरह हम मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक लेकर चल रहे हैं। उसी से संबंधित आपको बताएंगे। पहले मोटिवेशनल वाक्य हमारा आज का शुभ विचार। लोगों को इतना धार्मिक बना दो, लोगों को इतना धार्मिक बना दो कि वे अपने गरीबी को अपना किस्मत समझ ले। यानी अंधविश्वास में इतना झोंक दो कि उनको और कोई चीज नहीं दिखाई पड़े। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यही सिद्धांत उनको अपना दीजिए। तो दूसरा है इंसान को मारकर धर्म की रक्षा। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा करने से अच्छा है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें। धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा धर्म है। तो तीसरा हमारा है जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है। जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है। कहीं आप गलत दिशा निर्देश में जा रहे हैं या कहीं आप सही रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं या आपको कहीं सजेशन दिया जाता है कि करिए आपको लाभ है, तो उस तरह जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी रखवाली नहीं होती है। इसी तरह से और चौथा हमारा है किसी भी देश में किसी भी धर्म का कोई भी किताब ईश्वर या अल्लाह ने नहीं लिखा है, इसको महानों ने लिखा, मनुष्यों ने लिखा है। इसमें हमारे धर्म गुरु जिसको हम मानते हैं पंडित मौलाना मौलवी ने लिखा है। ये लोग बार बार यह कहकर बात हमारे दिमाग में भर देते हैं भगवान अल्लाह की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल ना उठा सकें, ताकि हम कोई सवाल ना उठा सकें। आज का शुभ विचार भाई जेपी वर्मा सर, 16 अप्रैल। तो हमारा सभी अध्यापकों से यह भी गुजारिश है कि जल्दबाजी में किसी भी विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश ना कराएं, क्योंकि प्रवेश का दौर चल रहा है। आपको तरह तरह के लुभावने वो देंगे। और दूसरी सजेशन हमारा ये है कि वहाँ जाएं, विद्यालय का माहौल देखें, वहाँ के अध्यापकों की गुणवत्ता देखें, उनका संस्कार देखें और उनके टीचिंग आप आर्ट देखें। यदि आप सक्षम नहीं है तो किसी अन्य के माध्यम से पता लगवाइए, तब जाकर वहाँ अपने बच्चे का भविष्य सौंपिए। और दूसरा सजेशन हमारा, जैसे कल सीबीएसई बोर्ड का आया है, कुछ लड़कों का कंपार्टमेंट आया, कुछ लड़के बड़े अच्छे ढंग से निकल गए हैं। तो सभी माता पिता से मेरा ये अनुरोध है कि बच्चों को ऐसी दशा में उनको होपलेस करने की जरूरत नहीं है, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है कि बच्चा एक बार तो आपने गलती कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। बीती चाहे विसार के आगे की सुध ले। जो आप पहले गलतियां कर चुके हैं, गलतियां हमें सिखाती हैं, गलतियां हमें सिखाती। जब हमारे पैर में ठोकर लगता है, जब हमें ठोकर लगता है, ठोकर से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, अनुभव से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। आलोचना जब कोई करता है तो आपको वही दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, आपकी आलोचना हमारे लिए अमृत वाणी है।
आपकी आलोचना हमारे लिए अमृत वाणी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी गार्जियनों से यह निवेदन करते हैं कि ऐसी दशा में बच्चे को इतना प्रताड़ित ना करें कि वह कहीं गलत कदम उठा ले, तो उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो इसी सब के क्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण से महत्वपूर्ण जानकारियां। पार्ट नंबर 3, पूंजीवाद कैपिटलिस्ट। इनमें पूंजीवाद कैपिटलिस्ट, इसमें निजी स्वामित्व का प्रधानता होती है। पूंजीवाद में निजी व्यक्तिगत इसमें प्रधानता होती है। अमेरिका एवं यूरोप की अर्थव्यवस्था इसी मॉडल पर है। अमेरिका और यूरोप की व्यवस्था पूंजीवादी पर निर्भर करता है। दूसरा साम्यवादी, इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें साम्यवादी में क्या होता है, इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालन किया जाता है। कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़े यानी समाजशास्त्री के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, कार्ल मार्क्स साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे रूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, चीन है। किंतु इन देशों की अर्थव्यवस्था में भी निजीकरण का दौर जारी है। तीसरा टॉपिक हमारा मिश्रित मिक्स्ड है। विकासशील देशों में मिक्स वहां पर जो विकासशील देश है, जैसे भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था प्रायः मिश्रित है। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्डे कैस के अनुसार प्रतिपादित इस अवधारणा का उदय 1929 की महामंदी डिप्रेशन के बाद हुआ। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं साम्यवादी दोनों का मिश्रण होता है। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी, इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तथ्य एवं शब्दावलियां। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। जैसे जो कंपनियां स्थापित लिखा जाता प्राइवेट लिमिटेड, जो इस तरह एडेड विद्यालय हैं वो भी निजी, और वो एक तो प्रबंधक होता है और सरकार के द्वारा उसमें अनुदान आते हैं, अध्यापकों को वेतन मिलता है। वह किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। अस्तित्व होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी क्षेत्र व्यक्तिगत ऐसे क्षेत्र जिसमें आर्थिक संसाधनों पर निजी कंपनियों का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र कहते हैं। अब आ गया सार्वजनिक क्षेत्र, ऐसा उपक्रम जिसका संचालन सरकार द्वारा होता है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे रोडवेज का है, रेलवे का है और तमाम ऐसे विभाग हैं। सार्वजनिक उपकरण की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला विभागीय उपक्रम। इन उपक्रमों तथा सरकारी विभागों में नियमों में कोई अंतर नहीं होता तथा इनके संचालित करने वाले नियम सरकारी विभागों के नियमों के समान ही होते हैं, जैसे रेलवे, डाक विभाग इत्यादि। दूसरा सार्वजनिक निगम, ऐसे निगम जिसकी स्थापना जन कल्याण के उद्देश्य से विधायिका द्वारा की जाती है, जैसे LIC है, GIC है। और तीसरा है सार्वजनिक कंपनियां, ऐसी कंपनियों की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधान के तहत की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि के अनुसंधान एवं विकास पर सरकार का लगभग 0.6% व्यय करती है, जबकि 12वीं योजना में कृषि विभाग का लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया था। भारतीय कृषि को सन
2000 में उदारीकरण से जोड़ने तथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी देने के बावजूद भी कृषि में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। श्रम बाहुल्य प्रणाली श्रम बाहुल्य प्रणाली बनी हुई है। 12वीं योजना में कृषि विकास दर का लक्ष्य 4% रखा गया था। रोचक तथ्य यह है कि 2013 में कृषि क्षेत्र में विकास दर 4.7% रहा। भारत में अनिवार्य चकबंदी की पहले बड़े छोटे छोटे खेत टुकड़ों में बटे हुए थे। लोगों को आने जाने और खेती करने में बड़ी असुविधा होती थी। इस तरह ना तो कोई आधुनिक सुविधाएं थी, मशीनरियां थी जिस बैल के द्वारा खेती किया जाता था, तो वहां आसानी से पहुंच। लेकिन जब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई, तकनीकी बढ़ती गई, तो अब वहां विकास के लिए चकबंदी लाया गया। तो यह चकबंदी की शुरुआत मुख्य रूप से 1950 के दशक में हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में यह 8 मार्च 1954 से प्रभावी हुआ। पहला स्वैच्छिक चकबंदी का प्रयास 1921 में पंजाब में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था स्वैच्छिक चकबंदी योजना का प्रयास? 1921 में पंजाब में हुआ था। सन 1958 से उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में चकबंदी को अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात अनिवार्य रूप से लागू की गई। या 10 से 20 वर्षों के अंतराल पर की जा सकती है। इसको चकबंदी को लैंड कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में लैंड कंसोलिडेशन कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां चकबंदी नहीं लागू हुआ है? भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में चकबंदी जैसा कोई कानून नहीं है, कोई कानून का प्राविधान नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी श्रोताओं से पुनः आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।